बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 26 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है जो द ट्रिपल थ्री टाइमर। अब सबसे पहले ये दोस्तों इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक ट्रिपल फाइव जो टाइमर है इज़ अ वर्सटाइल एंड वाइडली यूज डिवाइस विच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज अ मोनोस्टेबल वन शॉट और एज एन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कि ये जो थ्री ट्रिपल फाइव टाइमर है, इसको हम जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं किस किस मकसद के तौर पर, मोनोस्टेबल वन शॉट के तौर पर या फिर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के तौर पर। अब ये आपको मोनोस्टेबल वन शॉट के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो मैंने ये भी बताया था कि ये एक इतना खास इंपॉर्टेंट लेक्चर टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे ये समझाया ज़रूर था कि वन जो मोनोस्टेबल वन शॉट होता है, ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेट जो है वो स्टेबल होती है और दूसरी स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं होती। अब स्टेबल स्टेट आपको मैंने वहाँ पे डिफरेंस भी बताया था कि स्टेबल स्टेट वो होती है जिसके ऊपर अगर कोई भी आप एक्सटर्नल इनपुट जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो स्टेट चेंज नहीं होगी दूसरी स्टेट में। जबकि जो दूसरी अनस्टेबल स्टेट होती है वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसके ऊपर आप चाहे इनपुट अप्लाई ना भी करो, ट्रिगर अप्लाई ना भी करो, फिर भी वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद खुद खुद ब खुद चेंज हो जाती है स्टेबल स्टेट के अंदर, ठीक है? तो ऐसा सर्किट जिसकी एक स्टेबल स्टेट होती है, दूसरी अनस्टेबल स्टेट होती है, ऐसे सर्किट को हम मोनोस्टेबल ओपन शार्ट कहते हैं। और मोनोस्टेबल ओपन शार्ट को बनाने के लिए हम जो है ट्रिपल फाइव टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा इसका यूज़ है ट्रिपल फाइव टाइमर का, वो है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दोस्तों ये एक ऐसा सर्किट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एंड ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज नोन एज ओसिलेटर। इसको हम ओसिलेटर भी कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है कि बताओ ए स्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर होता है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम ओसिलेटर भी कहते हैं। आगे विच डज नॉट हैव एनी स्टेबल स्टेट। अब इसका ये कौन सा सर्किट होता है दोस्तों? जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, ये जिसको हम ओसिलेटर कहते हैं, ये एक इस तरह का सर्किट होता है जिसके अंदर कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती। मतलब इसके अंदर दो दो स्टेट्स होती हैं और दोनों ही अनस्टेबल होती हैं। मतलब वो ऑटोमेटिकली चाहे आप उनको कोई भी इनपुट प्रोवाइड ना भी करो, फिर भी वो एक दफ़ा स्टेट चेंज होती है, फिर दोबारा चेंज होती है, फिर चेंज होती है, फिर चेंज होती है। मतलब वो कंटिन्यूअसली जो है वो स्विच करती रहती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से पहली स्टेट, पहली स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से पहली स्टेट की तरफ। मतलब इसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती है। ये नहीं है कि मतलब एक स्टेट है तो जब तक वो आप इनपुट अप्लाई नहीं करोगे तो वो चेंज नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसने हर थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चेंज हो जाना है और ऑटोमेटिकली दूसरी स्टेट से पहली स्टेट पे चले जाना है। तो यही यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, देयरफॉर इज कंटिन्यूअसली चेंज, कि ये कंटिन्यूअसली खुद ब खुद चेंज होती रहती है। इसको चेंज नहीं किया जाता क्योंकि इसकी दोनों स्टेट जो है वो क्या है, अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसी स्टेट जो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है खुद ब खुद, जिसको कोई आप इनपुट ट्रिगर अप्लाई ना भी करो फिर भी उसमें चेंज होते रहना है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आ जाता है जी टाइमिंग प्रॉब्लम इन फ्लिप फ्लॉप सर्किट। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू शुरू हो चुका है और इस टॉपिक के अंदर वो बता रहे हैं कि आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है उसमें टाइमिंग प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ये टाइमिंग प्रॉब्लम क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, आपके सामने ये एक सर्किट है जिसके अंदर दो फ्लिप फ्लॉप है। ये आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका सेकंड फ्लिप फ्लॉप है। जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी जे और के जो इनपुट है उसको हमने प्लस 5 वोल्टेज के साथ, मतलब 1 वैल्यू के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब आपको पता है कि किसी भी फ्लिप फ्लॉप की अगर जे की वैल्यू भी 1 हो, के की वैल्यू भी 1 हो, तो वो फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल मोड में चला जाता है। टॉगल मोड का मतलब आपको पता ही होगा। टॉगल मोड ये होता है कि क्यू की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 और 1 से 0, 0 से 1 और 1 से 0, ठीक है? और जो क्यू बार होती है वो भी इसी तरह से वर्क करती है। अब ये जो क्लॉक इनपुट है ये हमने कॉमनली प्रोवाइड की हुई है। मतलब ये जो क्लॉक इनपुट है ये इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को भी मिल रही है और यही सेम क्लॉक इनपुट जो है वो इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप को भी मिल रही है। लेकिन दोस्तों जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो जे इनपुट है वो प्रीवियस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट से आ रही है और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो के इनपुट है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। मतलब वो जी उसकी कंटिन्यूअसली वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों टाइमिंग प्रॉब्लम कहाँ पे जनरेट होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए ज़रा, जब दोस्तों स्टार्टिंग के ऊपर क्या होगा, स्टार्टिंग के ऊपर ये देखें, स्टार्टिंग के ऊपर जब आपकी फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की जाएगी तो क्या होगा भला, कि स्टार्टिंग के ऊपर आपके जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसकी वैल्यू भी क्या है, 0, और सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो है इसकी वैल्यू भी क्या है, स्टार्टिंग के ऊपर 0। अब जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की जाएगी तो वो क्लॉक पल्स जो है वो इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर भी मिल रही है
और इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप के ऊपर भी क्लॉक पल्स मिल रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली मतलब सेम है ना, कॉमन है ना क्लॉक, तो लिहाजा जब जब यही सेम क्लॉक इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई की जाएगी तो वही सेम क्लॉक पल्स जो है वो उस सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे भी अप्लाई की जा रही है। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए होना ये चाहिए कि जनाब जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई हुई है तो दोनों जो सर्किट्स हैं वो प्रॉपर्ली अपना वर्क करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई हुई तो क्या हुआ कि जे और के की वैल्यू जो कि 1 1 है, लिहाजा क्या होगा कि आपकी जो ये है ना क्यू आउटपुट वो क्या हो जाएगी, जीरो से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जीरो से क्या होगी 1 होगी। अब उसकी आउटपुट तो ठीक है वो चेंज हो गई है। अब नेक्स्ट देखें क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट होने ये जा रहा है कि जनाब चूंकि चूंकि जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो जे इनपुट है वो कनेक्ट है किसके साथ, इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ, इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू के साथ, यानी स्टार्टिंग पर इसकी वैल्यू क्या थी 0, लेकिन जैसी क्लॉक पल्स सप्लाई हुई तो होना ये चाहिए था कि आपका ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है ये इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की फर्स्ट इनपुट जो कि 0 थी उसको हासिल करता और फिर वर्क करता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ये क्या करेगा, जैसे ही देखें क्लॉक पल्स सप्लाई हुई तो फ़ौरन से फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ने अपनी फर्स्ट जो स्टेट थी 0 उसको चेंज कर क्यू के ऊपर जो फर्स्ट स्टेट थी 0 उसको चेंज करके फ़ौरन से क्या कर दिया 1 कर दिया। तो जब 1 किया तो देखो ये जो सेकंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप है ये किसके ऊपर वर्क करेगा, ये चूंकि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट चूंकि 1 हो चुकी है इसलिए अब ये 1 के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, 1 के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। 1 के अकॉर्डिंग वर्क करने का मतलब ये है कि ये जो क्यू की आउटपुट 1 आई है ये 1 एज ए इनपुट जो है इस जे के ऊपर मिलेगी। जब जे के ऊपर 1 मिलेगा और क्यू की इनपुट क्या है 0, तो आपको पता है फ्लिप फ्लॉप के अंदर अगर जे की वैल्यू 1 हो तो क्यू की आउटपुट क्या आती है 1 आ जाती है, क्यू की आउटपुट क्या जाती है 1 आ जाती है। ठीक है, लेकिन असल में होना होना ये चाहिए था कि जो क्यू आउटपुट 0 थी स्टार्टिंग के ऊपर वो अप्लाई होती किसके ऊपर, इस जे के ऊपर। जब वो 0 अप्लाई होती तो क्या होता कि जे की वैल्यू भी 0, के की वैल्यू भी 0। जब दोनों वैल्यू 0 होती हैं, जे भी 0 होता है, के भी 0 होता है, तो क्या होता है जनाब हमारा ये जो सिस्टम है ये वर्क नहीं करता, मतलब रिमेन सेम रहता है। मतलब क्यू की जो भी आउटपुट थी उसने रिमेन सेम रहना था, क्योंकि ये आपको सारी कंडीशन का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ कि जे की अगर वैल्यू भी 0 हो, के की वैल्यू अगर 0 हो तो क्यू की जो आउटपुट होती है वो रिमेन सेम रहती है। तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट 1 आती और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट 0 ही रहती है, मतलब रिमेन सेम रहती है। लेकिन यहाँ पे ये भी स्टेट चेंज हो गई है, तो यहाँ पे टाइमिंग प्रॉब्लम आ रही है, मतलब टाइम का इशू आ रहा है। मतलब हमने सेम टाइम के ऊपर क्लॉक पल्स अप्लाई की है, अप्लाई हमने सेम टाइम के ऊपर क्लॉक पल्स की है, लेकिन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ने भी अपनी आउटपुट जनरेट की है और सेकंड फ्लिप फ्लॉप ने भी अपनी आउटपुट जनरेट की है। लेकिन सेकंड फ्लिप फ्लॉप ने आउटपुट जनरेट करनी थी प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के प्रीवियस आउटपुट के ऊपर, जबकि उसने नेक्स्ट आउटपुट के ऊपर फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो आउटपुट जनरेट कर दिया। तो इस तरह दोनों में क्लैश आएगा, दोनों में क्या आएगा, टाइमिंग क्लैश आएगा कि मतलब वो उसकी एक आउटपुट को स्किप कर रहा है, दूसरी आउटपुट के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरह तो ये देखिए, इस तरह क्या हुआ, इस तरह ये हुआ कि जो उसकी ओल्ड आउटपुट थी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की तो वो तो एज ए इनपुट मिली ही नहीं है, एज ए इनपुट मिली ही नहीं है इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप को, और जो सेकंड आउटपुट जनरेट हुई थी यहाँ पे वो मिली है एज ए इनपुट इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप को। तो ऐसे ये क्या हो रहा है, ये टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है दोनों में, यानी एक इनपुट एक आउटपुट मिली ही नहीं है, स्किप हो गई है और सेकंड इनपुट मिल गई है उसको। तो इसी दोस्तों हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। और ये देखो यहाँ पे ये टाइमिंग डायग्राम से भी समझाया जा रहा है। ये देखो जैसी क्लॉक पल्स अप्लाई हुई तो ये क्लॉक पल्स चूंकि ये अप्लाई हो रही है कॉमनली दोनों फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, तो यहाँ पे देखें ये क्लॉक पल्स आई, इसका फॉलिंग एज आया, जैसे ही फॉलिंग एज आया तो चूंकि हमने इसको सेट इस सर्किट को सेट किया होता फॉलिंग एज के ऊपर कि जैसे ही फॉलिंग एज आएगा तो ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेंगे। जैसे फॉलिंग एज आया तो देखो जो F1 की आउटपुट है, F1 की स्टार्टिंग में जो स्टेट थी देखो वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, वो चेंज होनी चाहिए थी। ये देखो वो चेंज, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि दोनों की आउटपुट यहाँ पे चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो आउटपुट चेंज हो रही है। और जैसी आउटपुट चेंज हो रही है तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट थी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की उसने अपनी जो पहली आउटपुट थी वो एज ए इनपुट दी ही नहीं है सेकंड फ्लिप फ्लॉप को, बल्कि जो नई 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 आउटपुट जनरेट हुई है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको डिटेल्स समझा दिया। अब ये टाइमिंग डायग्राम से आपको ज़्यादा डीपली चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने भी इंपॉर्टेंट लिए टॉपिक नहीं है कि मतलब आपको इतने भी इंपॉर्टेंट, बस आपको ये वर्किंग इसका समझ आने आ गई, अगर आ गई है तो बस ठीक है। अगर आपको पता लगे ना कि ये मैंने टाइमिंग डायग्राम कैसे समझाई आपको, कि मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखें सेम टाइम के ऊपर क्लॉक पल्स अप्लाई हुई, लेकिन लेकिन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो पहली आउटपुट थी 0 उसको एज ए इनपुट अप्लाई होना चाहिए था इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, लेकिन वो नहीं हुई। और कौन सी आउटपुट आउटपुट अप्लाई हुई है, ये सेकंड वाली जो जनरेट हुई है वो एज ए इनपुट अप्लाई हुई है।
तो इसलिए फर्स्ट इनपुट क्या हुई है, यहाँ पे स्किप हो गई है। तो यही टाइमिंग डिफरेंस है। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बस मेन कंसेप्ट हमने लेना था टाइमिंग डिफरेंस का, बाकी इसको ज़्यादा डाटा लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको ज़्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये इतने इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट आप ये भी नहीं कह सकते कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अच्छा, बस इनकी वर्किंग आपको समझ हो। उसमें दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है जी क्लॉक स्क्यू। अब ये क्लॉक स्क्यू क्या होता है दोस्तों? क्लॉक स्क्यू, ये ज़रा गौर समझिए क्लॉक स्क्यू क्या है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये जो क्लॉक पल्स है, क्लॉक इनपुट है, ये क्लॉक इनपुट 1 जो है वो अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, और वही सेम क्लॉक पल्स जो है वो आगे फर्दर मूव कर रही है इस नैंड गेट के ऊपर। आगे वो नैंड गेट से वैल्यू मिलेगी इस नॉट गेट को, फिर आगे से वो नॉट गेट की जो भी आउटपुट होगी वो एज ए क्लॉक इनपुट मिलेगी इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। अब जरा दोस्तों गौर कीजिएगा, जब यहाँ से फर्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है, क्लॉक पल्स सप्लाई होगी, जब क्लॉक पल्स सप्लाई हुई तो वो इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को तो मिल गई, लेकिन वो क्लॉक पल्स आगे से यहाँ पे इस नैंड गेट पे अप्लाई हुई, फिर नॉट गेट पे अप्लाई हुई। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि सेम क्लॉक पल्स दोनों फ्लिप फ्लॉप को तो मिल रही है, लेकिन देखें फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को वो क्लॉक पल्स मिल गई, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद वो क्लॉक पल्स इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वो फर्स्ट वो जो क्लॉक पल्स है वो जब इस नैंड गेट को मिलेगी, जारी पता है इस नैंड गेट में तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग करनी है ना, जारी बता इस नैंड गेट ने प्रोसेसिंग करनी है तो आउटपुट जनरेट करनी है। तो मतलब थोड़ी देर ये लगाएगा, मान लो इसने 1 मिनट इसने लगाया, 1 मिनट इसने लगाया, तो मतलब 2 मिनट के बाद जो है वो यहाँ सेकंड निकाल लो, चलो 1 सेकंड इसने अपनी प्रोसेसिंग लगाई, 1 सेकंड इसने लगाई प्रोसेसिंग, तो मतलब 2 सेकंड के बाद जो है क्लॉक पल्स जो है वो इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप को मिली। जबकि 2 सेकंड से पहले ही जो है मतलब जब इसको इस फ्लिप फ्लॉप को जब क्लॉक पल्स मिली है, तो उससे थोड़ी देर पहले ही जो है वो इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स मिल चुकी हुई थी। हालाँकि होना ये चाहिए था कि चूँकि क्लॉक पल्स कॉमन है, ये देखें यही सेम क्लॉक पल्स जो है वो दूसरे सर्किट को भी मिल रही है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप को भी मिल गई है। तो होना ये चाहिए था कि ये जो क्लॉक पल्स है, ये जिस टाइम पे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को मिल रही है, उसी सेम टाइम पे सेकंड फ्लिप फ्लॉप को भी मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्लॉक पल्स जब यहाँ पे आई इस नैंड गेट के ऊपर, तो इसने थोड़ी-सी प्रोसेसिंग की, थोड़ा टाइम इसने ले लिया, फिर थोड़ा टाइम इसने ले लिया। तो यानी क्लॉक पल्स के अप्लाई होने में डिफरेंस आ रहा है। तो जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा दोस्तों कि देखो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को चूँकि थोड़ी देर पहले क्लॉक पल्स मिल गई है, लिहाज़ा वो पहले वर्क करेगा, और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है चूँकि उसको क्लॉक पल्स थोड़ी देर के बाद मिली है, लिहाज़ा वो बाद में वर्क करेगा। इससे क्या होगा? इससे आपके ये दोनों जो फ्लिप फ्लॉप हैं ये कंटीन्यूअसली सिंक्रोनाइज़ वर्क नहीं करेंगे। सिंक्रोनाइज़ वर्क किसे कहते हैं? सिंक्रोनाइज़ कहते हैं सेम टाइम के ऊपर एक साथ वर्क करना। तो चूँकि ये फ्लिप फ्लॉप को पहले इनपुट मिल क्लॉक पल्स मिल रही है, तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप को वही क्लॉक पल्स थोड़ी देर के बाद मिल रही है, लिहाज़ा क्या होगा? फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पहले आउटपुट जनरेट कर देगा, सेकंड फ्लिप फ्लॉप बाद में आउटपुट जनरेट कर देगा। तो मतलब दोनों जो है सेम टाइम के ऊपर वर्क नहीं कर रहे। तो लिहाज़ा यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस आएगा। मतलब ये पहले इसकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, और इसकी आउटपुट जो है बाद में जनरेट होगी। तो यहाँ पे कोई सिंक्रोनाइज़ेशन पैदा नहीं हो रही। तो दोस्तों जब यहाँ इस तरह 2 फ्लिप फ्लॉप के दरमियान सिंक्रोनाइज़ेशन ना हो रही हो, मतलब दोनों की आउटपुट में डिफरेंस आ रहा हो, मतलब टाइम का डिफरेंस आ रहा हो, दोस्तों इसको हम कहते हैं क्लॉक स्क्यू। कि यहाँ पे क्लॉक का स्क्यू आ गया कि क्लॉक जो है वो एक एक फ्लिप फ्लॉप के ऊपर थोड़ी देर पहले अप्लाई हो रही है, और दूसरे फ्लिप फ्लॉप के ऊपर थोड़ी देर बाद अप्लाई हो रही है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं क्लॉक स्क्यू। ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि देखो यहाँ पे जैसे ही ये क्लॉक पल्स आई, तो उस क्लॉक पल्स की वजह से ये आप देख सकते हैं कि जो आपकी फर्स्ट आउटपुट थी, उसने यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ये देखो यहाँ पे वो जनरेट हो चुकी है, ठीक है? जबकि यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे वो जनरेट हुई है, ठीक है? लेकिन देखो उसकी थोड़ी देर के बाद, ये देखो ये थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पे इस जगह पे आके जो सेकंड आउटपुट है वो जनरेट हुई है, ठीक है? जो सेकंड आउटपुट है वो क्या हुई है? जनरेट हुई है। तो यानी डिफरेंस आ रहा है ना, ये देखो। हालाँकि होना ये चाहिए था कि जैसे ही हमारी फर्स्ट आउटपुट जनरेट हुई है इस पोज़ीशन पे, तो उसी सेम पोज़ीशन पे सेकंड आउटपुट भी जनरेट होनी चाहिए थी। लेकिन देखो फर्स्ट आउटपुट इस पॉइंट पे जनरेट हो रही है, ठीक है? जबकि सेकंड आउटपुट इस पॉइंट पे जनरेट हो रही है, ये देखो, ये इस पॉइंट पे। देखो दोनों में क्या आ रहा है? थोड़ा-सा डिफरेंस, थोड़ा-सा गैप है दोनों में। वो जो गैप है ना, वो किस वजह से आ रहा है? वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो क्लॉक पल्स है वो थोड़ी देर के बाद इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो रही है, इस वजह से थोड़ा-सा गैप आ रहा है। तो इसी को हम कहते हैं क्लॉक स्क्यू, कि जब सेम क्लॉक पल्स एक फ्लिप फ्लॉप पे पहले अप्लाई हो रही है, और दूसरे फ्लिप फ्लॉप की थोड़ी देर के बाद अप्लाई हो रही है। हालांकि क्लॉक पल्स कॉमन है, ये नहीं है कि क्लॉक पल्स मतलब डिफरेंट है कि
दो डिफरेंट क्लॉक पल्स हैं, ऐसा नहीं है, सेम सेम क्लॉक पल्स है, लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है कि एक को पहले मिल रही है, दूसरे को थोड़ी देर के बाद मिल रही है। चलें जी, क्लॉक स्क्यू की अच्छे से समझ आ गई। अगला कंसेप्ट है जी रेस कंडीशन। हालांकि ये कंसेप्ट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए मैं फिर भी आपको कितना डीपली समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मतलब इन टॉपिक से क्या क्या मतलब है। अच्छा, अगली दोस्तों आ जाती है रेस कंडीशन। अब ये रेस कंडीशन क्या होती है दोस्तों? रेस कंडीशन दोस्तों ये होती है कि यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे दोस्तों ये एक फ्लिप फ्लॉप है, और इस फ्लिप फ्लॉप की जे इनपुट जो है वो भी पॉजिटिव 5 वोल्टेज से कनेक्ट है, और के भी। तो यानी कि यहाँ पे जे को भी 1 मिल रहा है कंटिन्यूसली, और के को भी वैल्यू 1 मिल रही है, और यहाँ से ये क्लॉक इनपुट मिल रही है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप है, इसकी चूंकि दोनों इनपुट क्या है 1 और 1 है, लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, ये टॉगल मोड में चला जाएगा। जब ये फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में जाएगा तो क्यू की वैल्यू एक दफ़ा 0 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम 1, फिर नेक्स्ट टाइम 0, नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 0, नेक्स्ट टाइम 1, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा। अब स्टार्टिंग के ऊपर क्या होगा, स्टार्टिंग के ऊपर क्यू अगर आउटपुट 0 है, बिल फर्ज क्यू आउटपुट 0, तो जारी बता आपको पता क्यू की अगर आउटपुट 0 हो तो क्यू बार क्या होती है, 1 होती है। क्यू बार क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब गौर कीजिएगा, जब दोस्तों यहाँ पे क्लॉक पल्स सप्लाई होगी, जब क्लॉक पल्स सप्लाई होगी तो क्या होगा, ये जो 1 है, क्लॉक पल्स अप्लाई होने का मतलब क्या है, 1 आप 1 कंसीडर कर लो। वो 1 जो है इस इनपुट के थ्रू इस एंड गेट को मिलेगा यहाँ पे 1, और इस एंड गेट को भी मिलेगा 1। अब देखो स्टार्टिंग के ऊपर क्या हुआ कि ये एंड गेट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0, और यहाँ पर वैल्यू आएगी 1। 1 क्यों आएगी, क्योंकि आपको पता है एंड गेट की आउटपुट तब 1 आती है जब दोनों इनपुट 1 हो। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो लिहाजा आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो जरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप ये टॉगल मोड में है। अब क्या होगा, जब जब ये जो क्लॉक पल्स है ये दोबारा अप्लाई की जाएगी तो क्या होगा, क्यू की जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, 0 से ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, क्योंकि टॉगल मोड है ना। तो टॉगल मोड में क्या होता है, क्यू की आउटपुट एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 1। अब जब क्यू की आउटपुट क्या होगी, 1 होगी, तो क्या होगा, क्यू बार 0 हो गई है। जब क्यू बार 0 हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होने से क्या हुआ कि अब ये दोनों इनपुट 1 1 होगी, तो लिहाजा यहाँ पे आउटपुट आएगी 1, और यहाँ पे चूंकि एक 0 गई तो यहाँ पे आउटपुट आएगी 0। लेकिन आउटपुट 0 दोस्तों जब आएगी ना, यहाँ पे देखो जब आउटपुट 0 आएगी तो चूंकि क्लॉक पल्स चूंकि 1 मिल रही है, लिहाजा यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए ये जो एंड गेट है ना, ये जो एंड गेट है हमारा क्यू बार वाला, ये एंड गेट थोड़ी देर के लिए ना आउटपुट 1 देगा, और ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली फिर दोबारा अपनी जो उसको आउटपुट ओरिजिन आनी चाहिए थी 0 उस पर मूव कर दीजिएगा। तो ये जो दोस्तों थोड़ी देर के लिए इसमें जो ग्लिच आया ना, ग्लिच कहते हैं दोस्तों, मैं अगर आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ ना, तो एरर इशू जिसको आप कहते हैं, थोड़ा सा इशू आ गया सिस्टम में, थोड़ा सा मतलब सही से वर्क नहीं कर रहा। जैसे वो आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे काम करते हो तो थोड़ा सा ना ग्लिच आता है उसमें, तो मतलब आप उसमें उसको जो है एक दफ़ा मिनिमाइज करके फिर दोबारा ओपन करते हो, फिर वो सही से थोड़ा वर्क करता है। मतलब थोड़ी सी चीज़ें डिसमिस हो जाती हैं उसकी, मतलब डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो इसे दोस्तों हम कहते हैं ग्लिच आ जाना। तो यानी ये जो क्यू बार की आउटपुट है ना एंड गेट के ऊपर, ये थोड़ी देर के लिए होगी 1 क्लॉक पल्स की वजह से, और फिर साथ ही ठीक हो जाएगी, फिर साथ ही खुद ब खुद वापस से अपनी ओरिजिनल जो आउटपुट थी 0 पे वापस चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच आएगा, और ये दोस्तों ग्लिच यहाँ पे आपको टाइमिंग डायग्राम में दिखाई देगा। ये यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे ये टाइमिंग डायग्राम है, और इस टाइमिंग डायग्राम को दोस्तों इस तरह बताया गया है आपको कि यहाँ पे जो क्लॉक पल्स जब उसका राइजिंग एज जाएगा ना, तब हमारा ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों जो क्लॉक 1 और क्लॉक 2 है ना, ये क्लॉक 1 और क्लॉक 2 है। क्लॉक 1 और क्लॉक 2 का मतलब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इस जेके फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट है ना, वो नेक्स्ट एज ए क्लॉक इन क्लॉक 1 मिलेगी, मतलब क्लॉक 1 जा रही है, और जो क्यू बार की आउटपुट है ना, वो एज ए इनपुट आगे इस एंड गेट को मिल रही है, और वो एंड गेट आगे से क्लॉक नंबर 2 जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जब ऐसे होगा ना, तो ये देखो ज़रा, यहाँ पे जब क्लॉक इनपुट अप्लाई हुई तो देखो क्यू की आउटपुट क्या हुई, 0 से 1। ठीक है, और क्यू बार क्या होगी, 1 से 0, 1 से 0। और इस सूरत में क्या होगा, जैसे ही आउटपुट चेंज हुई तो फ़ौरन से क्या होगा, देखो क्लॉक क्लॉक जो 1 है, जो कि कहाँ किसकी बेसिकली जिसको इनपुट कहाँ से मिल रही है, क्यू से मिल रही है। तो देखो वो ठीक वर्क कर रही है, देखो वो क्या हुई, 0 से कंटिन्यूसली 1 होगी, प्रॉपर सही से वर्क कर रही है। और और जो क्लॉक इनपुट 2 है, क्लॉक इनपुट 2 है, वो क्या हुई है, देखो वो थोड़ा सा उसमें देखो ग्लिच आया, ये देखो थोड़ा सा ग्लिच आया, और ग्लिच आने के बाद थोड़ा वापस से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में चली गई है, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चली गई है। ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से आप क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उसमें क्लॉक 1 के ऊपर ग्लिच आएगा,
और क्लॉक 2 के ऊपर ग्लिच नहीं आएगा। मतलब ये सेम वही कंडीशन होगी जैसे मैंने आपको आगे बताया कि एक दफ़ा इसके ऊपर ग्लिच आएगा। वो ग्लिच क्यों आएगा? इस क्लॉक पल्स की वजह से कि क्लॉक पल्स 1 है, थोड़ी देर के लिए ये जो एंड गेट की आउटपुट है वो 1 होगी और वापस से अपनी, अगर उसकी आउटपुट 0 आनी चाहिए थी ना, तो वापस से 0 हो जाएगी। वापस से क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं, क्या बोला, रेस कंडीशन, कि जिसमें हमारी जो क्लॉक जनरेट हो रही है आगे फर्दर, वो क्लॉक जो है थोड़ी देर के लिए पहले ग्लिच होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर ग्लिच होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर ग्लिच होती है, फिर ठीक हो जाती है। तो इसी दोस्तों चीज़ को हम कहते हैं रेस कंडीशन, की जिसमें हम क्लॉक पल्स अप्लाई करें और उस क्लॉक पल्स की वजह से आगे फर्दर जो हमारे पास क्यू और क्यू बार से जो आगे फर्दर क्लॉक जनरेट हो रही हैं, उन क्लॉक में अगर थोड़ा-सा ग्लिच आए, मतलब उनमें थोड़ी-सी उसकी आउटपुट डिस्टर्ब हो, दोस्तों इसको हम कहते हैं रेस कंडीशन। ठीक है? और इस रेस कंडीशन को दोस्तों सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो और ये दोस्तों ये बता दूँ, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि ये रेस कंडीशन तब जनरेट होती है जब आप अपनी जो क्लॉक इनपुट है उसको राइजिंग एज के ऊपर सेट करते हो। क्या मतलब आप कह रहे हो कि जब राइजिंग एज एज जाएगा ना, तब तक हमारा ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसी क्लॉक इनपुट को फॉलिंग एज के ऊपर सेट कर दो, मतलब कुछ इस तरह से, ये देखो, आपने इस क्लॉक इनपुट को फॉलिंग एज के ऊपर सेट कर दिया कि जब फॉलिंग एज जाएगा ना, तब हमारा सर्किट जो है वर्क करेगा। तो जब दोस्तों आप अपने सर्किट को फॉलिंग एज के ऊपर सेट कर देते हो, तो फिर आपका ग्लिच क्रिएट नहीं होता, फिर ग्लिच क्रिएट पैदा नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ग्लिच पैदा तब कब होता है, डिस्टर्बेंस कब पैदा होती है, रेस कंडीशन कब पैदा होती है, जब आपका जो क्लॉक इनपुट है वो राइजिंग एज के ऊपर काम कर रही हो। ठीक है? तो ये भी इसका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया साथ ही, कि अगर राइजिंग एज की बजाय आप अगर फॉलिंग एज के ऊपर काम करोगे, तो फिर आपका ये ग्लिच जो है वो क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि वो ग्लिच जनरेट क्यों नहीं होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जब आपका राइजिंग एज फॉलिंग एज जाएगा ना, फॉलिंग एज जाएगा, तो उस फॉलिंग एज के ऊपर वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ऑटोमेटिकली 0। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? 0। उस 0 की वजह से यहाँ पे देखें, उस 0 की वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0, तो आउटपुट आएगी 0, कंटीन्यूअसली 0 मिलेगी। और जब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक वैल्यू 0 मिलेगी। मतलब वो थोड़ी टाइम के लिए जो आगे ये क्लॉक पल्स 1 होने की वजह से, वो जो थोड़ी टाइम के लिए ये जो एंड गेट 1 होता था ना, अब वो 1 नहीं हुआ करेगा। अब वो चूँकि इसको यहाँ पे भी 0 मिल रहा है, लिहाज़ा वो अब कंटीन्यूअसली 0 ही हुआ करेगा। तो यही वजह दोस्तों, अगर आप क्लॉक पल्स नेगेटिव में अप्लाई कर दो, तो उससे आपकी जो ग्लिच है वो क्रिएट नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, ये जो ऊपर वाले कंसेप्ट आपने अभी पढ़े ना, टाइमिंग प्रॉब्लम और उसके बाद रेस कंडीशन और उसके बाद क्लॉक स्क्यू, ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे, लेकिन हाँ, आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी था। तो लिहाज़ा मैंने आपको जो इतना डिटेल से समझाया ना, आप बस उनको इतना डिटेल से नहीं करना, आपने बस थोड़ा-सा उनका मेन कंसेप्ट समझ लेना है। और दूसरी बात ये, इनकी ये सर्किट जो डायग्राम है ना, ये टाइमिंग डायग्राम, ये आपने करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वर्डिंग में बस थोड़ा-सा पेपर में, अगर पेपर में ये आता है, तो आप इसको थोड़ा-सा अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक हो गया? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, काउंटर्स आ जाता है। अगला टॉपिक है काउंटर, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझना है। तो काउंटर्स क्या होते हैं? काउंटर्स दोस्तों आपको पता है, काउंटर्स बेसिकली आपके यूज़ होते हैं सर्किट्स के अंदर, जो आपकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली काउंट करते हैं। ठीक है? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे। या या तो ये अप काउंटर होते हैं, या हमारे पास जो है वो डाउन काउंटर होते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, काउंटर सर्किट्स बेस्ड ऑन फ्लिप फ्लॉप आर वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम्स। कहते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम के अंदर फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो है काउंटर्स का बहुत रोल है। अब ये काउंटर क्यों यूज़ किए जाते हैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर, आगे उसने बताया हुआ है। कहता है बिसाइड्स काउंटिंग द काउंटर्स आर यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। इनको या तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पर यूज़ किया जाता है, या इनमें थोड़ी सी चेंजिंग करके इनको जो है वो हम शिफ्ट रजिस्टर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। समझिए बात को, कि काउंटर जो हैं वो डिजिटल सिस्टम के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स सर्किट्स के अंदर बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं। और इनको यूज़ करने का जो मकसद है वो ये है कि या तो इनको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पर यूज़ किया जाता है, या फिर इनमें थोड़ी सी चेंजिंग करके इनको शिफ्ट रजिस्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझना है काउंटर को, इसको पीछे भी हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, अब दोबारा से यहाँ पे समझ रहे हैं। आगे, काउंटर्स आर क्लासिफाइड एज सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर्स। कहता है काउंटर्स की जो है दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एसिंक्रोनस काउंटर्स और दूसरे को हम कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स। अब दोस्तों एसिंक्रोनस काउंटर्स वो ऐसे काउंटर्स होते हैं जो सेम, अगर इनमें मान लो दो फ्लिप फ्लॉप है ना, तो वो दोनों फ्लिप फ्लॉप सेम टाइम के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइम के ऊपर वर्क करेंगे। मतलब पहला फ्लिप फ्लॉप पहले वर्क करेगा या बाद में वर्क करेगा, और दूसरा फ्लिप फ्लॉप या तो पहले फ्लिप फ्लॉप के से पहले वर्क करेगा या बाद में वर्क करेगा। मतलब दोनों सेम टाइम के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, मुत्तफिक हो गए, इत्तेफाक के साथ वर्क नहीं करेंगे। ठीक है? सेम टाइम का मतलब यही है ना, कि मतलब अगर इसने आउटपुट जनरेट की ना फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ने, दूसरे भी सेम टाइम पे आउटपुट जनरेट नहीं की,
और अगर इसने आउटपुट जनरेट नहीं की तो इसने आउटपुट जनरेट कर दिया, तो मतलब दोनों सेम टाइम पे वर्क सही से नहीं कर रहे। दोस्तों एक ऐसा काउंटर जो जिसके फ्लिप फ्लॉप सेम वर्क पे काम ना करें तो उसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। और दोस्तों अगर आपके पास एक ऐसा काउंटर हो जो कि सेम टाइम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे हैं, जो सॉरी जो काउंटर फ्लिप फ्लॉप में यूज जिन फ्लिप फ्लॉप में यूज़ हो रहे हैं, अगर वो फ्लिप फ्लॉप सेम टाइम पे कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं तो उसको कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स। ठीक है, आगे वगैरह एसिंक्रोनस काउंटर्स एज द नेम्ड इंडिकेटेड आर नॉट ट्रिगर्ड साइमल्टेनियसली। क्या मतलब एसिंक्रोनस, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये सेम टाइम पे कंटिन्यूसली वर्क नहीं करते हैं, तो वही बता रहे हैं कि मतलब इसको कंटिन्यूसली ये ट्रिगर्ड नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कंटिन्यूसली जो है ना वो वर्क कर रहे हों, सेम टाइम पे प्रॉपर वर्क करें, तो ऐसा नहीं होता। तो एसिंक्रोनस ऐसे काउंटर्स होते हैं जो कैसे वर्क करते हैं, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, और सिंक्रोनस जो है वो सेम टाइम के ऊपर वर्क करते हैं। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इन डेफिनेशन को आप पढ़ सकते हैं खुद भी। मेन कंसेप्ट जो मैंने था वो आपको समझा दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो हमारे पास एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस काउंटर्स हैं, आगे उनकी फर्दर टाइप्स हैं दो। एक को हम कहते हैं अप काउंटर्स और एक को हम कहते हैं डाउन काउंटर्स। अप काउंटर दोस्तों वो ऐसे काउंटर्स होते हैं जो कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ काउंटिंग करते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे। और जो डाउन काउंटर्स होते हैं ये बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ काउंट करते हैं, मतलब 5 4 3 2 ऐसे इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, और अच्छा उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एसिंक्रोनस काउंटर्स, जिसको दोस्तों हम दूसरा नाम है रिपल काउंटर। दोस्तों एसिंक्रोनस काउंटर का दूसरा नाम है रिपल काउंटर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि एसिंक्रोनस काउंटर्स को हम क्या कहते हैं। तो एसिंक्रोनस काउंटर्स को हम रिपल काउंटर भी कहते हैं। अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको, अगर आपको आज वाले लेक्चर में एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस की समझ नहीं आई तो आपको प्रीवियस लेक्चर में इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आई होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस विद एग्जांपल समझाया था। यहाँ पे मैं इतना ब्रीफली क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी टॉपिक एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस वाला प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, लिहाजा यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये आप खुद पढ़ सकते हैं एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, वरना अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर आपने देखे हुए हैं तो आपको यकीनन वहाँ पे समझ होगी। अब देखो यहाँ पे दोस्तों एसिंक्रोनस अप काउंटर की बात की जा रही है। एसिंक्रोनस मीन एक ऐसा काउंटर कि जिसमें फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेम टाइम पे वर्क आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, और अप काउंटर का मतलब क्या है, अप काउंटर का मतलब ये है कि अगर वैल्यू स्टार्ट होनी है ना 0 से, तो नेक्स्ट टाइम आएगी वैल्यू आउटपुट आएगी 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से, दिस इज द अप काउंटर। ठीक है जी, समझ रहे बात को। अब दोस्तों आपको एक और चीज़ यहाँ पे डिफरेंस बता दूँ कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में यहाँ पे जो सारे डिफरेंस बताया ना वो एक और भी आप याद कर सकते रख सकते हो, इससे आपको थोड़ा आसान हो जाएगी याद रखना। एसिंक्रोनस दोस्तों काउंटर्स वो होते हैं जिनमें क्लॉक पल्स जो है वो कॉमन नहीं होती। मतलब मान लो यहाँ पे जैसे 3 फ्लिप फ्लॉप है ना, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप है, और इन तीनों फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक पल्स है देखो वो कॉमन नहीं है। मतलब फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसको क्लॉक पल्स मिल रही है, लेकिन जो नेक्स्ट जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं देखो उनकी जो क्लॉक पल्स है वो कहाँ से मिल रही है, उनको प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की जो क्यू आउटपुट है वहां से एज ए इनपुट जो है वो क्लॉक पल्स मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर यही क्लॉक पल्स, ये जो क्लॉक पल्स आपने स्टार्टिंग के ऊपर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दी है, अगर यही क्लॉक पल्स आप कॉमनली इन तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को प्रोवाइड कर दो, सेम मतलब सेम क्लॉक पल्स तमाम फ्लिप फ्लॉप को कॉमनली अप्लाई कर दो दोस्तों, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स। लेकिन अगर आपकी क्लॉक पल्स जो है वो सबको कॉमनली नहीं मिल रही तो इसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि अगर क्लॉक पल्स जो है वो तमाम फ्लिप फ्लॉप को कॉमनली नहीं मिल रही तो इसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस काउंटर्स, और अगर सेम क्लॉक पल्स तमाम काउंटर्स को मिल रही है कॉमनली तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स। क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे आप दोस्तों आप देख सकते हैं ये 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर है। 3 बिट क्यों है, कि दोस्तों जितने फ्लिप फ्लॉप लगे हो ना उतनी बिट काउंटर होगा। जैसे यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप ना, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकंड फ्लिप फ्लॉप एंड थर्ड फ्लिप फ्लॉप, तो लिहाजा ये तो इसलिए 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर है। ठीक है, तो ये 3 बिट वो आपको प्रूफ कर दिया कि जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे उतने बिट काउंटर होगा। और ये एसिंक्रोनस क्यों है, क्योंकि ये इसको क्लॉक पल्स कॉमनली सबको नहीं मिल रही, मतलब क्लॉक पल्स सिर्फ ओनली फर्स्ट को मिल रही है। उसके बाद फर्स्ट की जो क्यू आउटपुट है वो आगे फर्दर नेक्स्ट को एज ए क्लॉक पल्स मिल रही है, आगे फर्दर क्लॉक पल्स मिल रही है। तो इस तरह से मतलब कॉमनली क्लॉक पल्स सबको नहीं मिल रही, इसलिए ये एसिंक्रोनस है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी जे और के इनपुट भी 1 है, और सेकंड की भी
और थर्ड की भी। यहाँ पे सबकी इनपुट 1 1 होने का मतलब क्या है कि ये तीनों टॉगल मोड में है, ये तीनों क्या है, तीनों फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में है। तो और टॉगल मोड का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूसली इनकी जो क्यू आउटपुट है वो एक दफ़ा जीरो होगी, नेक्स्ट टाइम वन, नेक्स्ट टाइम जीरो, नेक्स्ट टाइम वन, नेक्स्ट टाइम जीरो, नेक्स्ट टाइम वन। तो यही देखो यहाँ पे हो रहा है, ये देखो जरा, ये दोस्तों टाइमिंग डायग्राम है। यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी कि हमने जो क्लॉक पल्स है उसको फॉलिंग एज के ऊपर सेट किया हुआ है, कि मतलब जब जब फॉलिंग एज जाएगा ना तो हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी। चूंकि दोस्तों जो क्लॉक इनपुट है, चूंकि वो सिर्फ फर्स्ट आपका जो F0 आपका जो फ्लिप फ्लॉप है चूंकि सिर्फ उसके साथ अटैच है, लिहाजा लिहाजा जब क्लॉक पल्स आएगी ना तो आपका जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वर्क करेगा। देखो जैसे ही फॉलिंग एज आया क्लॉक पल्स का, तो फौरन से जो आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप था, ये देखो उसकी आउटपुट क्या थी, जीरो थी, तो ऑटोमेटिक क्या हो गई है, वन हो गई है। उसके बाद देन देखो फिर दोबारा से यहाँ पे फॉलिंग एज आया, तो जैसे जैसे फॉलिंग एज आएगा तो फौरन देखो आउटपुट चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे जीरो थी, फिर वन हो गई, फिर जीरो यहाँ पे हो गई, फिर वन हो गई, फिर जीरो हो गई, फिर वन हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चूंकि चूंकि आगे आपको पता है कि जो आपका सेकंड फ्लिप फ्लॉप है वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप पे डिपेंड कर रहा है। मतलब प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट आएगी ना वो एज ए इनपुट क्लॉक पल्स मिलेगी सेकंड फ्लिप फ्लॉप को। तो ये देखो अब क्या होगा बोला कि जब फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का फॉलिंग जाएगा ना तो आपका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है वर्क करेगा। अब देखो जैसे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का फर्स्ट स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, जीरो थी, यहाँ पे भी जीरो थी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का राइजिंग एज आया तो फौरन से आपका सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या होगी, वन होगी, फिर नेक्स्ट फिर वन वन है। उसके बाद फिर दोबारा जब राइजिंग एज आया फिर दोबारा क्या होगी, जीरो हो गई, फिर दोबारा जीरो हो गई, फिर नेक्स्ट राइजिंग एज आया तो फिर दोबारा वन होगी और फिर दोबारा वन होगी। उसके बाद जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है वो चूंकि डिपेंड कर रहा है आपके इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, लिहाजा इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब राइजिंग एज जाएगा ना तब ये आपका थर्ड फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, क्योंकि थर्ड फ्लिप फ्लॉप सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे काम कर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था, ये देखो जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसकी क्लॉक पल्स कहाँ से मिल रही है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट से। तो मतलब जब सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट जनरेट होगी ना तब आपका ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के ऊपर देखो थर्ड फ्लिप फ्लॉप की स्टार्टिंग वैल्यू जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, लेकिन जैसे ही सेकंड फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे राइजिंग आया तो फ़ौरन से यहाँ पे देखो ये आप देख सकते हो कि थर्ड जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी वैल्यू जो आउटपुट है उसकी जीरो से क्या हो गई है, वन, फिर वन है, फिर वन है और फिर वन है। ठीक है, समझ रहे बात को। और यहाँ पे दोस्तों कितनी डिफरेंट स्टेट जनरेट होंगी वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप देखो कितनी बिट, ये कितने बिट काउंटर है, ये 3 बिट काउंटर है, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप है ना तो 3 बिट काउंटर है। तो आप टू की पावर जितने बिट काउंटर है टू की पावर उतनी ले लो, तो टू की पावर थ्री लेंगे यहाँ पे तो जवाब क्या आएगा, 8। तो मतलब यहाँ पे जो स्टेट मैक्सिमम जनरेट होगी ना, जो मैक्सिमम यहाँ पे काउंटिंग जनरेट होगी वो कितनी होगी, 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि टोटल वैल्यू 8 है ना, तो 0 से 7 तक 8 कंप्लीट होगी। तो जैसे ही मतलब 7 आएगा ना तो 7 के बाद फिर ये दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आनी है, 7। तो 7 के बाद फिर ये दोबारा काउंटर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो, देखो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 0 0, तो मतलब यहाँ पे आउटपुट जनरेट आएगी 0। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 0 0 1, 0 0 1। तो मतलब इसको आपने उल्टा पढ़ना होता है। मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था कि काउंटर के अंदर ये जो आउटपुट जनरेट होती है ना इसको आपने मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना होता है। तो 0 0 1, तो 0 0 1 वैल्यू हो तो वो बेसिकली 1 के बराबर होता है। उसके बाद 0 1 0 ये बेसिकली 2 की बाइनरी है। उसके बाद 0 1 1 ये बेसिकली 3 की बाइनरी है। तो देखो आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में देखो 0 से हुई और नेक्स्ट टाइम कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दिस इज द अप काउंटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। देखो जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स सप्लाई हुई तो स्टार्टिंग पर वैल्यू क्या थी, 0 0 और 0। और ये आप देख सकते हो, देखो जो फर्स्ट फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप था उसकी आउटपुट लास्ट में लिखी हुई है, फिर नेक्स्ट उसकी सेकंड फ्लिप फ्लॉप की है, फिर फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर फर्स्ट थर्ड फ्लिप फ्लॉप की है। तो मतलब जो फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं ना उनकी जब आउटपुट जनरेट होती है ना उसको उस आउटपुट को हम उल्टा लिखते हैं, और उस आउटपुट का हम क्या करते हैं, उल्टा जो है वो टाइप करते हैं। ठीक हो गया, तो ये समझ आ गया आपको। उसके बाद उसमें नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक प्रोपिगेशन डिले। ये प्रोपिगेशन डिले मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। प्रोपिगेशन डिले दोस्तों क्या होता है, प्रोपिगेशन डिले ये होता है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो क्लॉक पल्स अप्लाई हुई, अब गौर कीजिएगा ज़रा, ये क्लॉक पल्स अप्लाई यहाँ पे हुई, होना ये चाहिए था कि यहाँ पे आउटपुट जनरेट होती, लेकिन देखो देखो जहाँ पे क्लॉक पल्स जिस टाइम पे अप्लाई हुई है ना उस टाइम से थोड़ी देर के बाद आउटपुट जनरेट हुई है, उस टाइम से थोड़ी देर के बाद आउटपुट जनरेट हुई है। दोस्तों जब आप अपने किसी भी सर्किट पे इनपुट अप्लाई करो और उसके थोड़ी देर के बाद आउटपुट जनरेट हो तो ये जो दरम्यान में डिले आ रहा है ना, मतलब इनपुट से लेकर उसकी इनपुट अप्लाई करने से लेकर आउटपुट जनरेट होने तक ये दरम्यान में जो थोड़ा सा डिले आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन डिले। समझ रहे बात को। देखो इनपुट यहाँ पे अप्लाई की गई है, आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो दरम्यान में थोड़ा सा गैप आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है।
तो ये जो थोड़ा सा गैप आ रहा है ना इनपुट से आउटपुट के दरमियान, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन डिले। समझे बात को। और इसी प्रोपगेशन डिले की वजह से ये देखो हमारे यहाँ पे इसी प्रोपगेशन डिले की वजह से ये जो अप काउंटर है ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हो, ये देखो क्लॉक 4 के ऊपर आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, क्लॉक 4 के ऊपर आउटपुट आनी चाहिए थी क्या भला, यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए थी जनाब 0 0 0 है ना, 0 0 1 0 1 0, और यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए 0 1 1, और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, यहाँ पे आपकी आउटपुट आनी चाहिए थी क्या भला, ये बाइनरी किसकी है 0 1 1, ये 3 की बाइनरी है, और यहाँ पे 4 की बाइनरी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ है 0 1 0, जबकि ये 2 की बाइनरी है। तो मतलब आना 4 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 रहा है। ये क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये जो आपके सर्किट के अंदर जो गैप आ रहा है ना, मतलब जो प्रोपगेशन डिले आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे देखो आउटपुट ख़राब जनरेट हुई है। दोस्तों जब इस तरह आपके सर्किट के अंदर प्रोपगेशन डिले होता है ना, तो उससे क्या होता है आपकी आउटपुट जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है, मतलब आउटपुट रोंग आती है। फिर आपकी एक एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर आपकी आउटपुट रोंग आती है, और ये देखो यहाँ पे आउटपुट रोंग आ रही है इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ यानी यहाँ पे आना 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 4 चाहिए था, लेकिन R2 रहा है, लिहाजा यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपकी प्रोपगेशन डिले हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मूड एंड काउंटर्स। अब दोस्तों मूड एंड काउंटर क्या होता है, मान लो दोस्तों आपके पास एक सर्किट है जो कि 3 बिट काउंटर है। कितने बिट काउंटर है, 3 बिट, और 3 बिट का मतलब क्या है कि 2 की पावर 3, जो आपका आया 8, जो आपका आया 8, मतलब 0 से लेकर 7 तक इसकी जो स्टेट है वो जनरेट होंगी। लेकिन दोस्तों अगर अगर आपने इसी काउंटर को जो कि 0 से लेकर 7 तक है, इसको अगर आपने इससे कम स्टेट में कन्वर्ट करना हो, मतलब आप चाहते हो कि यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हो वो 0 से लेकर 6 तक जनरेट हो, 7 तक ना जाए, मतलब 7 तक वो ना जाए, मतलब अपनी जो उसकी लास्ट वैल्यू है वहाँ तक ना जाए, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं मूड एंड काउंटर के, मतलब एक ऐसा काउंटर जिसकी लास्ट स्टेट से पहले ही हम अपने काउंटर को स्टॉप करवा दें और दोबारा से रीसेट कर दें। दोस्तों ऐसे हम जो काउंटर को कहते हैं मूड एंड काउंटर। जैसे यहाँ पे हो रहा है कि ये 0 से लेकर 7 तक इसने वर्क करना था, लेकिन हमने इसको जान सर्किट में थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको जानबूझ के 0 से 6 तक वर्क करवाया। दोस्तों जब आप अपने किसी स्पेसिफिक काउंटर को उसकी लास्ट लिमिट से, जो उसकी लास्ट लिमिट होती है उससे पहले ही रीसेट कर दो, दोस्तों ऐसे काउंटर को हम मूड एंड काउंटर कहते हैं, क्योंकि ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करता है। ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे यहाँ पे देखें हो रहा है, ये क्या है मूड 6 काउंटर है। अब ये मूड 6 काउंटर कैसे बन गया देखो, हालांकि यहाँ पे कितने काउंटर हैं, और सॉरी फ्लिप फ्लॉप कितने हैं, 3 है, 1 2 और 3। 3 फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि ये 3 बिट काउंटर है, और 3 बिट काउंटर की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 3 लो, तो यहाँ पे आंसर आएगा 8, मतलब 0 से लेकर 7 तक यहाँ पे आउटपुट जनरेट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इससे ज़बरदस्ती जो है 0 से लेकर 6 तक जो है वो आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं। तो लिहाजा अब ये 3 बिट काउंटर नहीं है, अब इसको आप 3 बिट काउंटर नहीं कह सकते, इसको आप जो है मूड एंड काउंटर कहोगे। मूड एंड काउंटर क्यों कहोगे, क्योंकि इसको हमने 0 से 6 तक अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया। अब ये कैसे वर्क करेगा, आप देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने इसको कौन सा काउंटर बना दिया है, मूड 6 काउंटर बना दिया है। अब 6 की बाइनरी क्या होती है, 6 की बाइनरी होती है दोस्तों 1 1 0 1 1 0, और ये जो बाइनरी है इस बाइनरी को आपने उल्टा उल्टा अप्लाई करना है। आपको मैंने बताया था ना कि जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसकी उसकी जो आउटपुट होती है ना उसको उल्टा लिखते हैं। तो यहाँ हमने ये जो स्टार्टिंग पर 1 है ना, ये 1 अप्लाई, बेसिकली ये 1 का मतलब क्या है कि ये आपके थर्ड थर्ड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, मतलब यहाँ पे 1। और ये जो सेकंड बिट है ना 1, इसका मतलब ये कि ये जो आपका सेकंड फ्लिप फ्लॉप है ना, ये इसकी आउटपुट है। और उसके बाद ये जो है ना 0, ये आपके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, यानी यहाँ पे ऐसे। तो यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा आप, जैसे ही यहाँ पे 6 आएगा ना, 6 का मतलब 1 1 0, और वो 1 1 0 कहाँ कहाँ आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर की आउटपुट के ऊपर 0 आएगा, और सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के ऊपर 1 आएगा, थर्ड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के ऊपर 1 आएगा। जैसे ही ये वाली वैल्यू आएगी ना, तो फौरन से आपका सर्किट जो है, ये पूरा का पूरा सर्किट जो है दोबारा से रीसेट हो जाएगा। अब रीसेट कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखा, जैसे यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 1 आया, अब ये जो दोस्तों नैंड गेट है ना, इसकी एक इनपुट यहाँ से मिल रही है जो कि सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है। अब सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट यहाँ पे क्या है 1, तो वो 1 यहाँ से इस नैंड गेट को मिलेगा। उसके बाद इस नैंड गेट की दूसरी जो इनपुट है वो कहाँ से मिल रही है, इसको यहाँ से मिल रही है, मतलब थर्ड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से। ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या है 1, तो वो 1 यहाँ से ऐसे यहाँ मिल जाएगा। अब देखो आपको पता है ये जो एंड गेट है, इस एंड गेट की अगर दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट क्या आती है 1 आती है, और वो आउटपुट आ गई है चूंकि आगे ये नॉट गेट लगा हुआ है, इस एंड गेट के आगे ये छोटा सा बबल मतलब नॉट गेट लगा हुआ है, ये नॉट गेट इस वन को क्या बना देगा 0 बना देगा, इस वन को क्या बना देगा 0 बना देगा।
और वो जीरो दोस्तों किस पे अप्लाई हो रहा है, वो जीरो इस ये देखो इस वायर के थ्रू इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की CLR मतलब क्लियर इनपुट पे भी अप्लाई हो रहा है, सॉरी जीरो जीरो अप्लाई हो रहा है, और वही सेम जीरो इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट पे भी अप्लाई हो रहा है, और इस थर्ड फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट पे भी अप्लाई हो रहा है। ये देखो यहाँ से इस वायर के थ्रू ऐसे वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे इस नैंड गेट की जो भी आउटपुट आया करेगी ना, वो आउटपुट आपके इन तमाम फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट पे आ रही है। तो अब देखो जरा तमाम फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट पे क्या आ रहा है, जीरो। ये देखो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। और आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जो आपके फ्लिप फ्लॉप की ये दो इनपुट होती हैं सेट और क्लियर, ये बेसिकली जीरो पे ऑपरेट होती हैं क्योंकि ये एक्टिव लो इनपुट्स हैं और ये जीरो पे ऑपरेट होती हैं। अब जैसे देखो क्लियर भी दोस्तों जीरो, यहाँ पे जीरो मिला तो क्या हुआ कि ये आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट क्लियर हो गया। जैसे ये क्लियर होगा तो क्लियर होने का मतलब क्या है, क्लियर होने का मतलब ये है कि इसकी क्यू आउटपुट जीरो हो जाएगी। उसकी वजह से यहाँ पे भी क्या हुआ, ये जैसे क्लियर हुआ तो यहाँ पे भी क्यू आउटपुट क्या हुई, जीरो होगी। और जैसे यहाँ पे भी ये क्लियर हुआ तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या होगी, जीरो होगी। तो देखो जीरो 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 का मतलब क्या, मतलब फिर से दोबारा से फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या हो गई है, स्टार्टिंग के ऊपर जीरो से शुरू हो गई है। तो यही तो हम चाहते थे कि जैसे सिक्स आए तो फ़ौरन से हमारा दोबारा सिस्टम जो है वो रीसेट हो जाए, रीसेट कह रहा हूँ, क्लियर हो जाए और नए सिरे से जो है वो जीरो से स्टार्ट हो जाए। तो ये देखो ऐसे ही हमने किया, तो इसलिए क्या बन गया, मोड 6 से हमने देखो थोड़ी सी चेंजिंग क्या की है कि यहाँ पे सिर्फ एक नैंड गेट गया और उस नैंड गेट ने पकड़ के हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया कि 3 बिट काउंटर को मोड 6 काउंटर बना दिया। और यही चीज़ यहाँ पे इस टाइमिंग डायग्राम से आपको दिखाई जा रही है। ठीक है जी, कि यहाँ पे देखो जरा कहाँ पे जाके 6 आया, ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे जाके आया। ये देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे देखो जरा जैसे यहाँ पे 6 आया, ये देखो यहाँ पे 6 आया तो ये देखो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो। और यहाँ पे होने की वजह से ये यहाँ पे फॉलिंग एज की वजह से क्या हो गया, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो भी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। और थर्ड जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट भी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। जब सबकी आउटपुट जीरो हो गई है ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो आपको ना ग्लिच थोड़ा सा आ रहा है, ये ग्लिच क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने फोर्सली क्या किया, फोर्सली इस नैंड गेट के थ्रू फोर्सली जो है वो अपने सर्किट को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। इसलिए यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा जो ग्लिच आ रहा है ना, ये बेसिकली ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने बाय फोर्स मतलब फोर्सली अप्लाई अपने सर्किट को जो है वो जीरो जीरो कर दिया। नेक्स्ट मूड 10 काउंटर का मतलब भी सेम वही है जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे मोड 6 ने काम किया ना, कि मतलब बाय फोर्स जैसे 6 आया तो हमने सर्किट को जो है वो क्लियर कर दिया। ऐसे दोस्तों यहाँ पे अब जब क्या होगा, जब 10 आएगा ना इस ये मतलब इस सर्किट की आउटपुट 10 आएगी तो फ़ौरन से हम बाय फोर्स जो है वो इस पूरे सर्किट को जो है क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, मोड 10 काउंटर को हम डिकेड काउंटर भी कहते हैं, तो ये इसका दूसरा नाम है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है आपका कि मोड 10 काउंटर को हम डिकेड काउंटर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बता देता हूँ, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि ये कैसे रीसेट करेगा अपने सिस्टम को। अब देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 10 की बाइनरी क्या होती है। 10 की बाइनरी होती है 1010, 1010 तो यानी 10 और 10, ये 10 की बाइनरी है। अब ये बाइनरी कैसे अप्लाई होगी, वो मैंने आपको बताया था कि जो भी बाइनरी होती है ना उसको उल्टा अप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट बिट लास्ट वाले काउंटर की होती है, सेकंड बिट उससे पीछे वाले काउंटर की होती है, उसके बाद नेक्स्ट जो बिट होती है वो उससे पीछे वाले काउंटर की होती है, और नेक्स्ट जो बिट होती है वो उससे पीछे वाले काउंटर की होती है। अब देखिए जो फर्स्ट बिट है ये बेसिकली किसकी है, लास्ट वाले काउंटर की। तो मतलब फर्स्ट बिट क्या है 1, मतलब लास्ट वाले काउंटर की वैल्यू क्या है 1। उसके बाद नेक्स्ट बिट क्या है 0, तो इससे पीछे वाला जो काउंटर है इसकी आउटपुट क्या होगी यहाँ पे 0। उसके बाद नेक्स्ट उसके पीछे क्या है 1 है, मतलब वो 1 इसको मिलेगा इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप को। उसके बाद क्या वैल्यू 0, तो मतलब यहाँ पे आउटपुट मिलेगी 0। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जैसे ही यहाँ पे 10 आएगा ना, जैसे यानी यहाँ पे इस फ्लिप फ्लॉप की तमाम आउटपुट के ऊपर 10 आएगा तो फ़ौरन से आप बाय फोर जो है इसको क्लियर कर दोगे। तो अभी देखो ये मैंने खुद ही से मैनुअली जो है वो यहाँ पे 10 की जो आउटपुट थी वो यहाँ पे लिख ली है। जैसे ही हम लिखिए, अब देखो ज़रा ये नैंड गेट है, इस नैंड गेट की दोस्तों जो एक इनपुट है वो आपको कहाँ से मिल रही है, वो आपको मिल रही है यहाँ से, इस जगह से, मतलब सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से। अब सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या है 1, तो वो 1 यहाँ से होता हुआ इस यहाँ पे मिलेगा आपको 1। उसके बाद दूसरी इनपुट कहाँ से मिल रही है, यहाँ से, तो यहाँ पे भी वैल्यू आउटपुट क्या है 1, तो ये 1 यहाँ से होता हुआ ऐसे जाएगा इस नैंड गेट के पास और यहाँ भी आपको मिलेगा 1। तो मतलब दोनों इनपुट क्या है 1 है, तो ये एंड गेट क्या करेगा दोस्तों, चूंकि एंड गेट की दोनों इनपुट 1 है तो यहाँ पे आउटपुट आएगी 1। वो 1 जो है इस नॉट गेट की वजह से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो जो दोस्तों 0 यहाँ पे है ना, वो 0 चूंकि तमाम ये देखो ये जो वायर बता रही है, क्या बता रही है कि इन तमाम फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट के ऊपर क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। ये देखो यहाँ से ये वायर इसके साथ भी कनेक्ट है, तो मतलब यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा,
यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। जैसे जैसे आपको पता है किसी भी फ्लिप फ्लॉप के दोस्तों क्लियर इनपुट के ऊपर 1 ज़ीरो आता है, तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्लियर हो जाता है और जैसे ही वो क्लियर होता है तो आपकी जो आउटपुट है क्यू वाली वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ भी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे भी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे भी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पे भी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। और जैसे ही देखो सबकी आउटपुट ज़ीरो हुई है तो क्या मतलब, इसका क्या मतलब है भला? कि आपने बाय फ़ोर्स अपने पूरे सर्किट को क्लियर कर दी। जैसे क्लियर किया तो फ़ौरन से आपकी फिर से स्टार्टिंग जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो गई है काउंटिंग। ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे इस टाइमिंग डायग्राम से समझाई जा रही है। और ये टाइमिंग डायग्राम में ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो जैसे 10 आया, जैसे यहाँ पे 10 वाली क्लॉक पल्स अप्लाई की गई तो यहाँ पे आउटपुट क्या हुई, आउटपुट आ गई 0। और जैसे यहाँ पे 0 आया तो आपने बाय फोर्स, देखो बाय फोर्स जो है आपने यहाँ पे ग्लिच आ रहा है ना, ये ग्लिच बेसिकली ये शो कर रहा है कि आपने बाय फोर्स जो है अपने सिस्टम को जो है यहाँ पे भी 0 कर दिया है। ये तो 0 होना ही था क्योंकि इसमें कोई ग्लिच नहीं है। ग्लिच तब आता है दोस्तों जब आउटपुट 1 हो और उस 1 को आपने बाय फोर्स विदाउट क्लॉक पल्स बाय फोर्स जो है वो 0 कर दो। तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट थी 1, उस 1 को आपने बाय फोर्स जो है, ये देखो आपने किस फ्लिप फ्लॉप को बाय फोर्स 0 किया। तो देखो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 था। फर्स्ट जो था वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही था। ठीक है? उसको हमने बाय फोर्स नहीं किया। इसकी भी देखो इसकी भी पहले से ही वैल्यू 0 थी फ्लिप फ्लॉप 3 की भी। जबकि फ्लिप फ्लॉप 2 की वैल्यू 1 थी और फ्लिप फ्लॉप 4 की वैल्यू 1 थी। ठीक है? तो इन दोनों को फ्लिप फ्लॉप 2 को और फ्लिप फ्लॉप 4 को हमने बाय फोर्स 0 किया। तो इसलिए ये आप देख सकते हो। देखो ये जो F1 आउटपुट लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली फ्लिप फ्लॉप 2 है। तो देखो फ्लिप फ्लॉप 2 की हमने ग्लिच आया और इसके बाद वैल्यू 0 हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ भी ऐसे हुआ है कि फ्लिप फ्लॉप ये जो 4 है मतलब F3 इसमें देखो थोड़ा-सा ग्लिच आया और उसके बाद दोस्तों देखो आउटपुट बाय 4 जो है वो 0 हो गई है। क्लियर? तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से जो है काउंटर की समझ आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट एसिंक्रोनस काउंटर। इंटीग्रेटेड सर्किट एसिंक्रोनस दोस्तों काउंटर क्या होते हैं? ये बेसिकली एक ऐसा काउंटर है जिसके अंदर हमें अपने काउंटर को बनाने के लिए हमें एक आईसी की ज़रूरत पड़ती है। और ये इसमें जो आईसी यूज़ किया जा रहा है वो आईसी कौन सा 74LS93A। ये एक आईसी है जो कि एक 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर के तौर पर काम करता है। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे उसकी ही बात हो रही है कि कह रहा है द काउंटर हैज़ टू सेपरेट क्लॉक इनपुट। मतलब दोस्तों कि ये जो आपको ना, ये जो आईसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आईसी को हम एज ए 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर यूज़ करते हैं। और चूँकि ये एसिंक्रोनस काउंटर जो है वो इस आईसी की वजह से बनाया गया, इसलिए दोस्तों इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट एसिंक्रोनस काउंटर। इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है, ये इस आईसी का पूरा नाम है जिसको हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं किसके तौर पर, 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें दोस्तों जो नई चीज़ है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ कंसेप्ट की हद तक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कुछ खास, तो ज़्यादा बस आपने कंसेप्ट लेना है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है वो क्या बताई है कि यहाँ पे ये एक आईसी है और इस आईसी को हमने 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है, इसमें 2 सेपरेट क्लॉक इनपुट्स हैं। एक को हम क्लॉक ए का नाम दे रहे हैं, एक को क्लॉक बी का हमने नाम दिया हुआ है। जो दोस्तों क्लॉक ए है ना, उसको कनेक्ट किया गया है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ और क्लॉक बी को कनेक्ट किया गया है सेकंड फ्लिप फ्लॉप के साथ। और जो दोस्तों थर्ड फ्लिप फ्लॉप और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है ना, उसको प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की क्यू इनपुट से जो है वो, सॉरी क्यू आउटपुट से जो है वो क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक नैंड गेट है जिसकी इनपुट जो है, इनपुट को हमने R01 और R02 का नाम दिया हुआ है। और उसके बाद ये जो नैंड गेट की आउटपुट है वो कॉमनली जो है इन चारों फ्लिप फ्लॉप के ऊपर की क्लियर इनपुट के ऊपर जो है वो मिल रही है। कि मतलब जब भी हमने इस सर्किट को क्लियर करना होगा ना, तो हम ऑटोमेटिकली इस नैंड के ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, 1 और 1 अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, 1 और 1 अप्लाई कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली वो जो 1 1 है वो आगे प्रोसेस होने के बाद इन तमाम फ्लिप फ्लॉप की जो क्लियर जो इनपुट है ना उसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। जैसे उसे एक्टिव करेगा तो फ़ौरन से आपका पूरे का पूरा सर्किट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? समझ रहे हो बात को? तो यही दोस्तों इसमें थोड़ा-सा आपको बताया जा रहा है, क्लॉक ए के बारे में, क्लॉक बी के बारे में, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है? कि मतलब वो जो आगे हम ऊपर कर रहे थे ना, कि मतलब वो जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आती थी उस आउटपुट को एज़ ए हम इनपुट यूज़ करते थे नैंड गेट के तौर पर। अब वो चीज़ नहीं रही। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मज़ीद हमने एडवांस कर दिया कि यहाँ पे हमने खुद से जो है वो एक नैंड गेट अप्लाई कर दिया। और इस नैंड जब भी हमने इस सर्किट को जो है क्लियर करना होगा तो हम इस नैंड गेट के ऊपर 1 1 अप्लाई कर दिया करेंगे। क्लियर? आगे ये इस आईसी की शेप दिखाई जा रही है कि इसमें 2 क्लॉक ए, क्लॉक बी है, उसके बाद इसमें R01 और R02 इनपुट है और उसके बाद इसमें 4 जो हैं वो हमारे पास आउटपुट है, Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, Q1, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ये लेक्चर है ये यहाँ पे एंड होता है, ख़त्म होता है। मेन जो इसमें टॉपिक था वो काउंटर वाला था।
इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो मेन टॉपिक था वो ये आपका काउंटर वाला था, जो मैंने आपको काउंटर अच्छे से समझाया, ठीक है। इससे जो पहले जो टॉपिक थे वो भी जस्ट कंसेप्ट था, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपने उनका लेना था। और ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ये भी आपने जस्ट कंसेप्ट की हद तक जो बस याद रखना है कि ये आईसी कौन सा है और इसमें कौन कौन सी क्लाक क्लाक इनपुट हैं, और उसके बाद इसको किस तरह से क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।